हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि हम लोग अब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो क्लासें हैं उनको करने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास को शुरुआत से और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे थ्योरी की बात करते हैं और चाहे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं, हम दोनों बातों को आप लोगों को बताएंगे। ये हम लोगों की पहली नंबर की क्लास रहने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार कुछ टॉपिक पढ़ाए भी थे, आप लोग देख सकते हैं प्ले ग्रुप में, मतलब प्ले लिस्ट में जाके उसमें चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 1 को करने वाले हैं और मैं आप लोगों को चाहे बीकॉम की बात करें, बीकॉम के ऑल सेमेस्टर की बात करते हैं हम लोग, और एमकॉम की बात करते हैं, एमकॉम के ऑल सेमेस्टर की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग इन दोनों की, मतलब कि बीकॉम पार्ट 1 हो, मतलब कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हो, हम लोग उनकी भी क्लासें करते हैं और हम लोग एमकॉम जो है उनकी भी क्लासें शुरुआत करने वाले हैं। और रहा हम लोगों का कि टीजीटी और हम लोग पीजीटी की तैयारी भी करते हैं, और हम लोग कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार एस्टेट की तैयारी भी हम लोग करते हैं, बिहार एस्टेट की तैयारी भी करते हैं हम लोग एस्टेट की तैयारी भी करते हैं, हरियाणा टेट की तैयारी भी करते हैं, हरियाणा टेट जो पीजीटी लेवल का आता है। हम लोग आरपीएससी की भी तैयारी करते हैं, आरपीएससी। तो हम लोग एक एक टॉपिक को, मतलब कि एक एक एग्ज़ाम को कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों का टॉपिक जो रहने वाला है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक रहने वाला है। और ये हम लोगों की क्लास नंबर 1 रहने वाली है, 1 नंबर की क्लास है ये हम लोगों की। और इसमें टॉपिक करेंगे हम लोग कैपिटल बजटिंग। अब वो कितने पार्ट में हो सकता है कि वो पार्ट में हम लोग पार्ट करने वाले हैं, तो एक पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट, 5 पार्ट, 7 पार्ट, पता नहीं कितने पार्टों में हो। तो लगभग में मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को 4 से 5 पार्ट्स में मैं आप लोगों को पूंजी बजटिंग के बारे में पूरे अच्छी तरीके से एक एक बात को मैं आप लोगों को बता दूं। तो ये मेरा प्रयास रहने वाला है। तो हम लोग आज से इन पार्टों को शुरू करेंगे। तो ये हम लोगों का, ये मान लीजिए कि ये हम लोगों का पूंजी बजटिंग में ये कौन सा पार्ट है, तो ये मान लीजिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी की बात भी करेंगे और उसके बाद की जो क्लासें हैं उनको हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ में, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों का टॉपिक ये है कि हम लोग अच्छी तरीके से और थ्योरी को प्लस जो मतलब कि न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं एग्जामों में, उनको हम लोग ध्यान में रखते हुए इनकी तैयारी को करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए मैं अपनी बात को अब स्टार्ट करने वाला हूं। और जैसा कि सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए सामने, मतलब कि पीपीटी में लिख रखा है कि पूंजी बजटिंग का अर्थ क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर आप लोगों को एसपी एजुकेशन चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही और क्लासें अच्छी सी आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पूंजी बजटिंग का अर्थ। अब पूंजी बजटिंग होती क्या है? बजट शब्द जो है, बजट शब्द मतलब कि किसी काम को किस पर हमें खर्च करना है। मेरे मतलब समझिए आप लोग कि किस पर हमें खर्च करना है। इस बात का पहले जो हमें खर्च करना है, मतलब कि जो हमें पहले से ही खर्च करना होता है, उसको हम लोग अपनी व्यवस्थित रूप से उसको देखते हैं कि हमारा बजट कैसा है, हम उस पर खर्च कर सकते हैं, हमारे खर्चे कितने हैं। तो इस प्रकार से हम बजट कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में देखना चाहिए कि हमारे पास इतना पैसा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूंजी बजटिंग जो मैंने जो अर्थ बताया हुआ है तो वैसा तो नहीं लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद इसको समझेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि पूंजी बजटिंग जो है प्रबंधकीय निर्णयन की एक बहुत महत्वपूर्ण व जटिल समस्या है। मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट हो, पूंजी बजटिंग मतलब कि कैपिटल बजटिंग का उसमें जो समस्या है वो जरूर उठती है। कैसी समस्या है कि पूंजी हम कहाँ कहाँ खर्च करें, कौन से साधनों में जो पूंजी हमने प्राप्त की है। मान लो कि पूंजी हमने प्राप्त करने के हमारे स्रोत जो हैं, हो सकता है अंश हो सकता है हमने अंशों से पूंजियाँ प्राप्त की हो। अब पता नहीं कोई कौन से अंश से हमने पूंजी प्राप्त की हो सकता है समता अंश से प्राप्त की हो। समता अंश मतलब कि समता अंश से प्राप्त की हो सकता है इक्विटी शेयर जिसे कहते हैं, इक्विटी शेयर से प्राप्त की हो सकता है कि
प्रेफरेंस से प्राप्त की हो, पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त की हो, पूर्वाधिकार अंशों से प्राप्त की हो, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर से प्राप्त की हो सकता है ऋण पत्रों से प्राप्त की हो सकता है ऋण पत्रों जिसे हम लोग डिवेंचर कहते हैं, हो सकता है इनसे प्राप्त की हो। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कि हम लोग पूंजी को जो प्राप्त करेंगे, पूंजी को जो सेटलमेंट करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे कि समता में उसमें मतलब कि समता में उस पर हम कितना प्राप्त करेंगे, समता से पूर्वाधिकार अंश से कितना प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि हम एक ही से प्राप्त करें और दो से ना करें। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न दिमाग में उठते हैं। पूंजी बजटिंग जो प्रबंधकीय निर्णय की एक महत्वपूर्ण व जटिल समस्या है। अगर पूंजी ज़्यादा है तो दिक्कत है, पूंजी कम है तो दिक्कत है। तो बहुत सी समस्याएं उठती हैं पूंजी बजटिंग के बारे में। तो इसका संबंध एक क्रमबद्ध विनियोग कार्यक्रम को बनाने व उसे लागू करने से होता है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि इसका जो संबंध है, पूंजी बजटिंग का जो संबंध है, उसमें क्या कहा गया है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका जो उसके कार्यक्रम को बनाने व उसे लागू करने से होता है। इसमें ऐसे खर्चों का नियोजन शामिल है। इसमें हम ऐसे खर्चों को देखते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं। ऐसे खर्चों के लिए हम प्लानिंग मतलब नियोजन करते हैं, तो जिनसे कई वर्षों तक हमें प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना होती है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि हम पूंजी वहाँ पर लगाएंगे, हम पूंजी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर हमें कई वर्षों तक वहाँ से प्रतिफल मतलब कंसीडरेशन मिलने की संभावना होती है। तो पूंजी बजटिंग के बारे में मैं एक एक बात आप लोगों को बताऊंगा। पूंजी बजटिंग के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि पूंजी बजटिंग के अंतर्गत प्रस्तावित पूंजी खर्चों जो प्रस्तावित हैं उन पूंजी खर्चों व उनके अर्थ प्रबंधन पर विचार किया जाता है। मतलब कि अगर हमने मान लो कि पूंजी पर खर्च किया है 10,000 रुपये मान लो, ठीक है, और हमें वापसी में कितना मिल रहा है, तो इस बात का भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। और उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद प्रयोग होने वाली परियोजनाओं का ही चुनाव किया जाना चाहिए या चुनाव किया जाता है। हमें वही परियोजनाएं, वही मशीनों पर, वही उन्हीं परियोजनाओं पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए लाभप्रद हों। जो लाभप्रद ना हो उन पर हमें कम ध्यान देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया से जो बजट बनता है उसे हम लोग पूंजी खर्च बजट कहते हैं। या पूंजी बजटिंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने पूंजी की बात की है कि पूंजी को हमें किस तरीके से लगाना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि जिससे हमें जो साधन हैं, जो उपलब्ध संसाधनों का हम अधिकतम उपयोग कर सकें और परियोजनाएं हमें लाभप्रद हों, उनका हमें चुनाव करना चाहिए। तो इस प्रक्रिया के लिए जो हम बजट तैयार करते हैं उसे हम पूंजी बजटिंग कहते हैं या फिर पूंजी खर्च बजट भी इसे कहते हैं। तो बिल्कुल एक एक बात आप लोगों को बताई है, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूंजी बजटिंग का मतलब होता है कि पूंजी हमें किस प्रकार से कहाँ कहाँ खर्च करनी है और हमें वो पूंजी अपनी उन्हीं पर खर्च करनी चाहिए जो हमारे लिए लाभप्रद हों, ऐसा इसमें लिखा है, ठीक है। पूंजी बजटिंग का मतलब अगर हम बजट बनाते हैं, जैसे मान लो कि एक गृहिणी जो है अपने जो है एक बार उसे मान लो 10,000 रुपये उसके हस्बैंड के द्वारा उसको प्राप्त हुए, तो अब उन्हीं 10,000 रुपये से वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसका बजट बनाना, इस चीज़ का बजट बनाना ही हम लोग इसको बजटिंग कह सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मैंने तो वैसे तो आप लोगों को एक एक बात लाइन के बाद मैंने आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश की है। अगर बात आती है कि पूंजी बजटिंग तो समझ में आ गया, लेकिन पूंजी बजटिंग जो प्रक्रिया है हम करेंगे कैसे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पूंजी बजटिंग प्रक्रिया में हम लोग जो चरण होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये लिखा हुआ है कि पूंजी बजटिंग प्रक्रिया, आप पूंजी बजटिंग प्रक्रिया जिसे कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कहते हैं। कैपिटल बजटिंग तो मतलब कैपिटल का हम लोगों ने बजट अच्छी तरीके से बनाया है। अब इसको प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कैसे गुजरेंगे हम लोग, तो इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
अब बात आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गिटमैन द्वारा, एक महोदय थे गिटमैन द्वारा प्रतिपादित विचार के आधार पर हम लोग पूंजी बजटिंग प्रक्रिया में हम लोग निम्न को शामिल कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग पूंजी बजटिंग अगर हम करना चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है और जो सही, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पर लगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परियोजनाओं का निर्माण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने लिए प्रोजेक्ट का जनरेशन करेंगे। प्रोजेक्ट जनरेशन का मतलब होता है यहाँ पर जो हम लोगों ने परियोजना बनाई है हम उसका निर्माण करेंगे। अब ये लिखा हुआ है कि परियोजना का जो निर्माण है या सृजन है, पूंजी खर्च प्रस्ताव या परियोजना दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि परियोजना का जो निर्माण है या उसका जो सृजन है वो हम लोग इनको पूंजी खर्च को हम लोग कर सकते हैं दो प्रकार से। एक होती हैं हम लोगों की आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव, आय बढ़ाने वाली परियोजनाएं ऐसी भी होती हैं, और कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं जो लागत में कमी करने वाली होती हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले ऐसी परियोजनाओं का निर्माण करेंगे जो या तो आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो लागत में कमी लाने वाले प्रस्ताव भी होते हैं। तो इनको दो भागों में इन्होंने इस प्रकार से बांटा है। अब प्रथम श्रेणी में इन्होंने कहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव में प्रथम श्रेणी में ये लिखा हुआ है इस परियोजना के हिसाब से कि प्रथम श्रेणी में नए उत्पाद को लागू करना, वर्तमान क्षमता को बढ़ाना, नए व्यवसाय को चालू करना आदि से संबंधित प्रस्तावों को इसमें शामिल करते हैं। मतलब कि आय बढ़ाने वाले प्रस्तावों में इन्होंने कहा है कि इस श्रेणी में हम लोग नए उत्पाद को बनाएंगे, नए उत्पाद को लागू करेंगे। वर्तमान क्षमता जो है हमारी, अगर मान लो कि आज की जो सेल है वो 10,000 यूनिट की है, तो हम लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे 15,000 20,000 यूनिट की क्षमता पर, 15,000 20,000 यूनिट की क्षमता की बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि वर्तमान क्षमता को बढ़ाना, तो इस प्रकार से मान लो कि हम 10,000 यूनिट टन मतलब 10,000 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अपनी वर्तमान क्षमता को बढ़ाया है जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गेन कर सकें। नए व्यवसायों को चालू करना, तो ये भी हम लोगों का आय बढ़ाने वाले स्रोतों में ये भी एक होता है कि हम नए नए व्यवसायों की स्थापना करें, ठीक है, नए नए व्यवसायों को चालू करें आदि से संबंधित जो प्रस्ताव होते हैं उसको हम लोग आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव में रखते हैं या फिर प्रथम श्रेणी के प्रस्ताव माने जाते हैं। अब दूसरी श्रेणी में क्या कहा गया है कि लागत में कमी लाने वाले प्रस्ताव भी होते हैं। कुछ प्रस्ताव ये भी अच्छे होते हैं कि दूसरी श्रेणी में ऐसे प्रतिस्थापन प्रस्तावों को शामिल करते हैं। ऐसे प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट प्रस्तावों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं जिनसे उत्पाद या संचालन स्तर में बिना किसी परिवर्तन के लागत में बचत की संभावना होती है। लागत में बचत की संभावना होती है। ये सभी प्रस्ताव उच्च प्रबंध स्तर से संचालन स्तर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा सृजित किए जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लागत में कमी किस प्रकार से होगी, ये बात कोई भी कर्मचारी, कोई भी स्तर का जो प्रबंध संचालक है वो बता सकता है। कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, ये ऐसे प्रस्ताव उसके द्वारा सृजित किए जाते हैं कि मान लो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी मशीन में मान लो एक मशीन लगी है, ठीक है, यहाँ पर ये मशीन जो है प्रति हावर के वर्क से ये वर्क करती है और यहाँ पर प्रति हावर के वर्क से वो यूनिट बनाती है। अब वहाँ पर उसकी मशीन का कुछ पार्ट खराब हो गया, मान लो कुछ उसमें परिवर्तन हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो हम तुरंत उसमें बदलाव कर उसमें क्या करेंगे कि जो लागत हम लोगों की ज़्यादा बढ़ी होगी उस पर को हम लोग कम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग उसकी कम किया जा सके। मतलब कि इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि दूसरी श्रेणी में ऐसे प्रतिस्थापन प्रस्तावों को शामिल करते हैं जिनसे उत्पादन या संचालन बिना किसी परिवर्तन के लागत में बचत की संभावना होती है, ठीक है, लागत में बचत की संभावना होती है बिना किसी परिवर्तन के। यहाँ पर जो फिजूल खर्ची की बात कही है दूसरी श्रेणी में कि फिजूल खर्ची वाले जो खर्चे होते हैं उनको हम लोग कम करेंगे और उनके कम करने से हमारी लागत जो है हमारी जो लागत है वो क्या होगी, वो लागत कम होगी अगर हम फिजूल खर्ची को कम करेंगे और जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको हम लोग बंद करेंगे। तो ये पहली बात इसने कही है कि प्रोजेक्ट जनरेशन में जो पूंजी खर्च जो प्रस्ताव होते हैं वो दो प्रकार से इन्होंने बताए हैं कि आय बढ़ाने वाले प्रस्ताव होते हैं और लागत में कमी लाने वाले प्रस्ताव भी होते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहले स्टेप को पढ़ा। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि प्रक्रिया में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि पूंजी बजटिंग प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने पहला जो है कि परियोजना का निर्माण या सृजन करेंगे और किस प्रकार से हम लोगों ने समझा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग करेंगे कि परियोजना का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। अब हमने ऊपर की जो प्रोसेस, ऊपर जो स्टेप में हमने परियोजना का जो जनरेशन किया है, प्रोजेक्ट जनरेशन किया है, उसका अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग, मूल्यांकन करेंगे उसका। इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग रोकड़ बहाव के रूप में लागत व लाभों का अनुमान लगाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारा ये हम देखेंगे, मूल्यांकन का मतलब वैल्यू निकालना, कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो पैसा है, मतलब हमारा जो कैश है वो बहकर कितना गया है, मतलब कि हमारा जो पैसा है वो गया कितना है और आया हमारा कितना है। जो लाभ के रूप में हमारे पास आया है उसको हम लोग देखेंगे। मान लो कि हमने पैसा लगाए हैं 10,000 और हमें मिल रहे हैं 15,000 प्रॉफिट के, तो ये हमारे लिए अच्छा प्रस्ताव है। इसका हम लोगों ने वैल्यूएशन निकाला है, तो हमारे रुपए गए कितने, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है 10,000, और अगर हमारा प्रॉफिट के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं 15,000, तो फिर भी अगर हम लोग 10 को इनको कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी हम लोग 5,000 के जो है कैश हमारा क्या हुआ है, कैश हमारा इनफ्लो हुआ है, यहाँ पर इनफ्लो हुआ है। तो ये हमारा प्रॉफिट के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए ठीक है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का मूल्यांकन हम लोग इस प्रकार से करते हैं कि रोकड़ बहाव के रूप में लागत व लाभों का अनुमान लगाएंगे। ठीक है, परियोजना की उपयुक्तता की जांच के लिए उचित मापदंड का हम लोग चुनाव शामिल करते हैं। ठीक है, उचित मापदंड बनाएंगे क्योंकि उपयोगिता मतलब कि उसका जो आगे के समय में उस परियोजना के से लाभ होगा या नहीं होगा, तो इस संबंधी जो बातें हैं उनकी जांच भी हम लोग इसी मतलब वैल्यूएशन में इनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने, तीसरे नंबर स्टेप में हम लोगों ने पढ़ा है कि परियोजना का हम लोग चुनाव करेंगे। पहले तो हम लोगों ने क्या किया है कि परियोजना का पहले निर्माण किया है। क्या किया है, परियोजना का पहले निर्माण किया है, परियोजना का निर्माण किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, फिर हम लोग करेंगे परियोजना का हम लोग मूल्यांकन करेंगे। परियोजना मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि परियोजना का चुनाव करेंगे। अब हम लोगों ने जब देख लिया कि हमारे लिए, मान लो हमने परियोजना बनाई, ठीक है, अब हम लोगों के पास 2 परियोजनाएं हैं, एक है ए नंबर और एक है बी नंबर। फिर उनके हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि इससे हमें प्राप्त हो रहे हैं 5,000, इससे प्राप्त हो रहे हैं 4,000, लेकिन ये 5,000 हम लोगों को 2 साल में मिल रहे हैं, लेकिन ये जो 4,000 हैं ये हम लोगों को 1 साल में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से कौन सी परियोजना हमारे लिए बेटर है, तो ये हम लोग इसका चुनाव करेंगे। ठीक है, चुनाव मतलब कि चुनाव करेंगे तो हमारे लिए कौन सी परियोजना बेटर है, तो 5-4,000 वाली। भले ही पैसा कम है हमारा, लेकिन ये देखिए कि ये 2 साल में पैसा दिया है और ये 1 साल में 4,000 रुपये दिए हैं, तो ये सोचिए कि ये 4,000 जब 2 साल में होंगे तो ये लगभग में 8,000 रुपये हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 5,000। तो इस प्रकार से हम लोग मूल्यांकन को भी, देखो मैं एक एक बात आप लोगों को न्यूमेरिकल में भी ये कराने वाला हूँ। पहले थ्योरी को समझ लीजिए, फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल करने में आसानी रहती है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले परियोजना का निर्माण किया, मान लो परियोजना हमारी ए है और बी है। ठीक है, उसके बाद मूल्यांकन किया, उसके बाद क्या करेंगे, चुनाव करेंगे कि हमारी बेटर देन कौन सी है, ए या बी। तो हमने बी को सिलेक्ट किया, तो ये चुनाव गया, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। इसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्क्रीनिंग व उनका चुनाव शामिल है। ठीक है, और फिर हम लोग जो चौथे नंबर स्टेप पे है कि परियोजना का हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। जब परियोजना का अंतिम रूप से चुनाव कर लिया जाता है तो उनके लिए फंड का वितरण होता है। फंड वितरण जो है, फंड एलोकेशन जो बात करते हैं कि इस औपचारिक योजना को हम लोग पूंजी बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसी फंड वितरण की जो औपचारिक योजना को हम लोग पूंजी बजट कहते हैं। जैसे अब सबसे पहले जैसे एक कारखाने में कहा गया है कि हम लोग, एक है ए डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक है बी डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट है, मान लो 3 डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये हम लोगों का सी डिपार्टमेंट है।
ये सी डिपार्टमेंट है। ये 3 डिपार्टमेंट है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया कि प्रत्येक डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि आप लोग अपनी अपनी परियोजनाएं बना के दीजिए। तो इन्होंने 2 योजनाएं बनाई, एक को इन्होंने एक्स माना, दूसरी वाई। इनके लिए है ए और बी योजना, इनके लिए है जेड और पी। अब इन्होंने जो बनाई है योजना, तो ए डिपार्टमेंट ने 2 योजनाएं बनाई हैं, उनमें से हम लोग चयन करेंगे, जो अच्छी होगी उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ए और बी में से देखेंगे कौन सी सेलेक्ट है, फिर उसके बाद जेड और पी में देखेंगे कौन सी सेलेक्ट है। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इनमें से सभी को हम लोग, अब हमें रुपए तो इनको सभी डिपार्टमेंट को रुपए तो डालने ही हैं, लेकिन जॉन जिसकी परियोजना जैसी होगी उस हिसाब से हम लोग इनके फंड एलोकेशन करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि औपचारिक योजना को हम लोग पूंजी बजट कहते हैं। देखभाल, और लास्ट स्टेप पे लिखा हुआ है कि देखभाल, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के परिणामों की देखभाल के लिए एक पद्धति जो है अवश्य अपनानी चाहिए। तो वो पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं जो हम लोग अपनाते हैं परियोजनाओं को परिणामों की देखभाल के लिए, तो हम लोग उनकी बात भी हम लोग अभी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो मैंने आप लोगों को बताया है उसके बारे में दोबारा से थोड़ी सी बातें करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि परियोजना का निर्माण किया है। क्या किया है? परियोजना का निर्माण किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? परियोजना का मूल्यांकन किया है कि कौन सी परियोजना हमारे लिए अच्छी है। फिर उसके बाद क्या किया है? जो अच्छी योजना है उसका हमने चुनाव किया है। फिर परियोजना का हमने क्या किया है? परियोजना का हमने चुनाव किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने चुनाव करने के बाद हम लोगों ने एलोकेशन क्या है, मतलब क्रियान्वयन किया है। परियोजना का क्रियान्वयन, ठीक है, क्रियान्वयन किया है। और लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया है? तो लास्ट स्टेप पे हम लोगों ने परियोजना की देखभाल किया, परियोजना की देखभाल। तो ये जो स्टेप हैं इनको याद रखिए। तो इनकी हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने परियोजना का निर्माण, फिर मूल्यांकन, फिर चुनाव, फिर क्रियान्वयन और फिर देखभाल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जाना कि पूंजी बजटिंग जो प्रोसेस है उसको मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को एक एक बात बताई है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए कमेंट की रिप्लाई जरूर करता हूँ, चाहे कैसा भी कमेंट हो। आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बार संतुष्ट किया जा सके, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ये समझाने में असमर्थ रहा हूँ तो आप लोग हमें बताइए, मैं आप लोगों को दोबारा से समझाऊंगा। अगर हम लोग बात करते हैं अब आगे बढ़ने की, और आगे लिखा हुआ है कि जो पूंजी खर्च जो है, हम लोगों ने कहा है ना कि पूंजी बजट बनाएंगे, पूंजी बजट। अब पूंजी बजट बनाएंगे तो पूंजी बजट का मतलब होता है कि पूंजी को हम लोग खर्च करेंगे। अब खर्च करेंगे तो कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कौन कौन सी योजनाओं पर खर्च करेंगे, तो इसका निर्णय लेने के लिए हम लोग कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे, कौन से मेथड्स का हम लोग प्रयोग करेंगे कि डिसीजन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड, हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो मेथड हैं, एक है हम लोगों का अपरिहार्यता रीति। अपरिहार्यता रीति हम लोगों का, ये जो थ्योरी में पूछा जाता है, थ्योरी में ये टॉपिक हम लोगों का पूछा जाता है थ्योरी में, कि कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है। अपरिहार्य रीति, अर्जेंसी मेथड जिसे कहते हैं, कि इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये लिख रखा है मैंने, तो मैं आप लोगों के लिए क्यों फिर लिखूं फालतू में, जो इससे समय खराब हो हम लोगों का। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि पे बैक पीरियड मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे महत्वपूर्ण। अगर इन सभी मेथडों की बात करते हैं तो स्टार मार्क इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इस मेथड की तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस मेथड को हम लोग, इसके जो क्वेश्चन हैं इनको हम लोग करने वाले हैं, कई अच्छी तरीके से इनको क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये कई एग्जामों कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विनियोगों पर असमायोजित प्रत्यय,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान मूल्य रीति, जिसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं, शुद्ध वर्तमान मूल्य रीति जिसे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहते हैं, अवसन मूल्य रीति, आंतरिक प्रत्याय दर, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो आप लोगों के लिए यही है पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। उसके बाद कई मेथड जो हैं आंतरिक, उसके बाद लिखा हुआ है कि लाभ लागत अनुपात रीति, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड, तो ये भी इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको आप लोग समझ लीजिए, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको मैं आप लोगों के लिए अंडरलाइन भी कर देता हूँ क्योंकि ये जो मेथड है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले लेकिन हम लोग एक एक को बात करेंगे, चाहे महत्वपूर्ण हो चाहे ना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन हम लोग सभी टॉपिकों को एक एक बार देखो। मैं इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन जो कराऊंगा तो इसके क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं, और के जो क्वेश्चन करेंगे एक एक क्वेश्चन हम लोग सभी मेथड का करेंगे, और जो मेथड ज़रूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको मैं सिर्फ आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले मेथड की, और पहले मेथड लिखा हुआ है कि अपरिहार्यता रीति क्या है। अर्जेंसी मेथड सुना होगा आप लोगों ने कि जब हम लोगों को, जैसे मान लो ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है, ये मशीन है, इसमें ये लगे हुए हैं, इस प्रकार से ये मशीन वायर से लगी हुई है, ये वर्क करती है, ठीक है। अब ये मशीन में जो ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स जो छोटा सा पार्ट्स है, ये पार्ट इसका मशीन का खराब हो गया, मशीन चलते चलते एकदम से इसका जो पार्ट है वो खराब हो गया। कैसा हो गया? खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके लिए क्या करेंगे? तो अब हम क्या वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग परियोजना का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? परियोजना का निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसके मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके बाद चुनाव करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्रियान्वयन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसकी देखभाल करेंगे। तो इतना स्टेप करने में हम लोगों का समय नष्ट होगा, और जो मशीन में जो हमारा इस समय से हम लोगों का जो महत्वपूर्ण जो उत्पादन है वो तब तक क्या रहेगा, तब तक वो उत्पादन जो है वो बंद रहेगा। इससे क्या होगा? इससे नुकसान होगा। तो इसीलिए हम लोग अपरिहार्य रीति का प्रयोग करते हैं। अर्जेंसी मेथड का मतलब होता है कि इमरजेंसी में हम लोग तत्काल डिसीजन जो लिया जाता है उसे अपरिहार्यता रीति कहते हैं। तत्काल हम लोगों ने क्या किया कि हमारा मशीन का खराब हो गया ये पार्ट, ये तुरंत हम लोगों ने इसकी मतलब कोई चीज़ को हम लोगों ने क्रियान्वयन नहीं किया है, ना ही इसका मूल्यांकन किया है, तुरंत हमने इस पार्ट को निकलवाया है और नया पार्ट इसमें डलवाया है, तुरंत उत्पादन शुरू किया जा सके। तो इसीलिए हम लोग इस मेथड को समझ लेते हैं। ये मैंने लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, अपरिहार्यता रीति। अपरिहार्यता रीति में लिखा हुआ है कि एक व्यावसायिक संस्था, अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यावसायिक संस्था के जीवन काल में अनेक ऐसी अवस्थाएं आती हैं जब पूंजी खर्च के संबंध में निर्णय जो है वो हमें तदय निर्णय लेना पड़ता है। मतलब कि हमें तत्काल निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यक रूप से निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी अवस्थाओं में पूर्व निर्धारित एवं अच्छे ढंग से निश्चित योजना अनुसार निर्णय लेना हानिकारक सिद्ध हो सकता है और अनेक आर्थिक कठिनाइयों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया है उसी को हम लोग ले लेते हैं कि उदाहरण के लिए यदि एक मशीन का भाग जो है काम करना बंद कर दे तो, और जिसके कारण कार्य है वो पूर्ण ठप हो जाए और उत्पादन में बाधा पड़ जाए, तो यह लाभप्रद होगा और न्यायोचित भी होगा कि उसको तुरंत नए भाग से बिना भावी लाभ या लागत की तुलना के बदल दें। अन्य शब्दों में, किसी पूंजी खर्च की अपरिहार्यता महत्वपूर्ण हो, वहां पर निर्णय लागत व लाभ की तुलना सिद्धांतों को भूलकर भी लिया जा सकता है। यहाँ पर इमरजेंसी में जब हम लोग बात करते हैं अर्जेंसी मेथड की, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हम लोग उस मेथड को भूल जाएंगे उस वक्त जब हम लोगों को, जैसे मान लो मशीन चल रही है, वो बीच में काम रुक गया है, तो अब हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारा जो हमने मशीन का जो पार्ट है वो खराब हुआ है, उसकी लागत क्या है, उससे मिलने वाले लाभ क्या है। इन बातों पर विचार ना करके
हम लोग तुरंत उस पार्ट को बदलेंगे और उत्पादन को सुचारू रूप से दोबारा से करेंगे। तो ये अपरिहार्यता रीति इसको कहते हैं। अपरिहार्यता रीति का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे कि किसी व्यवसायिक, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी व्यवसायिक संस्था के जीवन काल में अनेक ऐसी अवस्थाएं आती हैं, सभी के में आती हैं, जब पूंजी खर्चे के संबंध में तदन निर्णय आवश्यक रूप से लेना पड़ता है। हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है कि हमारा ये जो काम है हमें इसको अभी करना है या हमें इसके लिए परियोजना का निर्माण करना होगा, इसकी लागत और लाभ की एनालिसिस करना होगा। इस बात से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसी अवस्थाओं में पूर्व निर्धारित एवं अच्छे ढंग से जो योजना हमने तैयार की है उससे हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर हम उससे निर्णय लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होगी, हानिकारक सिद्ध हो सकती है और अनेक कठिनाइयों को जन्म दे भी सकती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात आती है दूसरे मेथड की, और जो महत्वपूर्ण मेथड है उसको भी हम लोग साथ ही में कवर करते हुए चल देंगे। दूसरा मेथड में लिखा हुआ है और पहला मेथड आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी आप लोग साथ ही साथ में करते चलिए कि मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ। चाहे किसी भी तैयार मतलब कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा एक एक बात आप लोगों को पढ़ाएंगे, चाहे थ्योरी की बात करें चाहे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करें। सबसे पहले लिखा हुआ है कि पे बैक पीरियड मेथड। अब पे बैक पीरियड मेथड को भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि पे बैक मतलब कि हमने जो पैसा, मान लो एक मशीन में हमने 10,000 लगाया है, अब हमें वो 10,000 रुपये कितने सालों में मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं पे बैक। हमारा जो पैसा लगा है वो हमारा कितने वर्षों में वापस आ जाता है हमारे पास। जैसे मान लो कि हमने ये मशीन जो है, एक मशीन लगाई है और इसकी जो लागत है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, अब इस मशीन से हमें जो लाभ मिला है प्रथम वर्ष में 3,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में लाभ मिला है 5,000 रुपये और तृतीय वर्ष में जो लाभ मिला है वो है हमारा 2,000 रुपये। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि प्रथम वर्ष में हमें 3,000 मिले इसी मशीन से, द्वितीय वर्ष में 5,000 मिले और तृतीय वर्ष में हमें 2,000 मिले, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इस मशीन से हमें 3 वर्षों में 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। और 10,000 रुपये अगर हमें 3 वर्षों में प्राप्त हुए हैं तो यही है हमारा पे बैक पीरियड। जो अगर हम पूछते हैं कि जो पे किया था हमने 10,000, वो बैक मतलब कि वापसी कब आया है, पीरियड का मतलब होता है यहाँ पर कितने टाइम में आया है, और पे बैक पीरियड का मतलब होता है यहाँ पर 3 ईयर्स। अगर हम लोग ये जो मैंने समझाया है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 3 वर्षों में हमारा जो पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड कितना है इसका, इस मशीन का पे बैक पीरियड जो है वो कितना है, 3 वर्ष है। तो इसी को हम लोग समझते हैं, जो मैंने समझाया है उसको मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि पूंजी खर्च पर निर्णय लेने की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एवं सरल रीति, एवं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सरल लिखा हुआ है, ठीक है, एवं सरल रीति पे बैक पीरियड है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पूंजी खर्च पर निर्णय लेने की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली एवं सरल रीति जो है वो पे बैक पीरियड है। ठीक है, कभी कभी इस मेथड को मतलब इन्होंने ये कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। यहाँ पर ये लिखा है कि कभी कभी इस मेथड को हम लोग पे आउट मेथड, इसे क्या कहते हैं, पे आउट मेथड, इसे क्या कहते हैं, इसे कभी कभी इसे पे आउट मेथड भी कहते हैं, पे आउट मेथड भी इसे कहते हैं, या फिर इसे पे ऑफ
रीति भी कहते हैं, पे ऑफ रीति भी इसे कहते हैं। तो ये बात इनको याद रखनी है कि पे आउट का मतलब या फिर पे ऑफ का मतलब यही मेथड पूछा रहा है, ठीक है। वही कहते हैं यह विधि वार्षिक बचत मतलब कि वार्षिक जो बचत है, आय और पूंजी खर्च की रकम मतलब कि जो हमने पैसा लगाया है और जो हमें वर्षों में मिला है, वर्षों के हिसाब से हमें मिला है। प्रथम वर्ष में हमें 3,000 मिले, द्वितीय वर्ष में हमें 5,000 मिले और तृतीय वर्ष में हमें 2,000 मिले। तो ये हमारी आय है और हमने लगाया कितना था विनियोग के रूप में, तो ये हमारा विनियोग है। क्या है? तो ये हमारा विनियोग है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000। और ये 10,000 कब वापसी हुए हैं, कितने वर्षों में वापसी हुए हैं? तो वो हमारे 3 वर्षों में वापसी हुए हैं। तो इसीलिए पे बैक पीरियड ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह विधि जो है वो वार्षिक बचत आय और पूंजी खर्च की रकम विनियोग के मध्य समय के रूप में स्थित संबंध को बताती है। अन्य शब्दों में यह रीति उस अवधि मतलब सामान्यतः वर्षों को दर्शाती है जो वार्षिक बचत के द्वारा विनियोग की कुल लागत को पुनः वापस आने में लग सकती है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं लिखा हुआ है कि इसमें जो लाभ हमने विनियोग किया है वो हमारा वार्षिक बचत के रूप में हमारा कितने वर्षों में वापस आता है, पुनः वापस आता है, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड मेथड। इस प्रकार इस रीति के अनुसार यह देखा जाता है कि अनुमानित वार्षिक बचत के आधार पर कितने वर्षों में पूंजी खर्च की कुल रकम वापस हो जाएगी। ठीक है, बार बार इन्होंने उन्हीं शब्दों को प्रयोग किया है। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर कोई मशीन जो है, यहाँ पर देखिए, अगर कोई मशीन 5,000 की लागत से लगाई जाती है और इससे प्रथम वर्ष में 1,000, दूसरे वर्ष में 2,000 और तीसरे वर्ष में भी 2,000 आय प्राप्त होती है, तो ये 3 वर्षों के अंदर जो इन्होंने पैसा लगाया है 5,000, ये कितने वर्षों के अंदर प्राप्त हुआ है? तो प्रथम वर्ष में 1,000, द्वितीय वर्ष में 2,000 और तृतीय वर्ष में 2,000। तो ये रुपए जो वापस आया है, तो ये 5,000 रुपये वापस आए हैं। और ये कितने वर्षों में वापस आए हैं? 3 वर्षों में वापस आए हैं। तो ये पे बैक पीरियड इनका कितना हो जाएगा? तो ये 3 वर्षों के अंदर पूंजी खर्च वापस आ जाता है। अतः पे बैक पीरियड कितना होगा? 3 वर्ष होगा। इस व्याख्या के आधार पर पे बैक पीरियड की गणना विनियोग को वार्षिक बचत से भाग देकर की जा सकती है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पे बैक जो पीरियड है इसकी गणना की बात करते हैं तो कुल पैसा हमने कितना लगाया है? तो आप कहेंगे कि हमने 10,000 रुपये लगाई है। और अब वार्षिक बचत कितनी है? वार्षिक बचत जो है अगर देखते हैं तो वो कितनी है? तो इन्होंने कहा है कि वार्षिक बचत हमारी प्रत्येक वर्ष में मान लो 2,000 हैं, 3,000 हैं या फिर अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग उसमें भाग देते हैं तो हमारा जो है पे बैक पीरियड आ जाता है। ठीक है, हम लोग सवाल भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पे बैक पीरियड बराबर कहा गया है, पे बैक पीरियड बराबर नेट इन्वेस्टमेंट जो हमने पैसा लगाया है और भाग देते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सेविंग से। ऑपरेटिंग सेविंग से मतलब कि हमारा जो सेविंग है उससे हम लोग भाग देंगे जो हमने पैसा लगाया था। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है नेट इन्वेस्टमेंट NI बटे में इसे OS भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सेविंग। अब ऑपरेटिंग सेविंग कैसे आती हैं? तो ऑपरेटिंग सेविंग जो है वो बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन बट आफ्टर टैक्स होती हैं। मतलब बिफोर मतलब कि उसमें जो है ब्याज और ह्रास की राशि को उसमें घटाते नहीं हैं, लेकिन उसमें से हम लोग टैक्स की राशि को घटाते हैं। ऑपरेटिंग सेविंग तभी हम लोगों की आती हैं। बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न विवरण से रोकड़ अंतर्वाह एवं अदायगी अवधि की गणना कीजिए। लिखा हुआ है कि कैलकुलेट कैश इनफ्लो एंड पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि मशीन की इन्होंने मशीन में पैसा कितना लगाया था। तो मशीन में इन्होंने पैसे लगाए थे 16 लाख रुपए। मशीन का जो कार्यशील जीवन है, वर्किंग लाइफ है, मशीन की वर्किंग लाइफ कितनी है, 20 साल है, मतलब कि 20 साल मशीन चलेगी। और मशीन को इन्होंने कितने में खरीदा है, 16 लाख रुपए में इन्होंने मशीन को खरीदा है। मशीन का अवशेष मूल्य का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन। मतलब कि मशीन जो है 20 वर्षों के बाद मशीन का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 1,60,000 होगा। अब बात आती है कि ह्रास के पश्चात एवं कर से पूर्व वार्षिक जो बचत है, वार्षिक जो आय है, इन्होंने कहा है कि वो 5 लाख है। आयकर इनकम टैक्स जो है कि रेट है 25%। इन्होंने कहा है कि आप पहले तो कैश इनफ्लो निकालिए, कंपनी मतलब कि कितना पैसा कमाती है, कंपनी के पास कितना पैसा आता है, और उसकी पेबैक पीरियड भी निकालिए। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग एक बात को कि मशीन जो हम लोगों ने ह्रास के पश्चात, मतलब कि ह्रास लगने के बाद और कर लगने से पहले जो इनकम है वो कितनी है, 5 लाख। अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन है और बिफोर टैक्स है, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। हमें तो अर्निंग ऐसी चाहिए, हमें तो अर्निंग ऐसी चाहिए जो बिफोर डेप्रिसिएशन हो और एंड आफ्टर टैक्स हो। इस प्रकार से हमें अर्निंग चाहिए। अब हम उस अर्निंग को कैसे करेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इसके जो सेविंग है जिस प्रकार से लिखी हुई है, मैंने इसी को यहाँ पर लिख दिया है कि अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स कितनी है, 5 लाख, और ये 5 लाख यहाँ से लिए हैं। ठीक है, अब बात आती है हमें कैसी चाहिए। हमें तो इसमें टैक्स लगाना है, लेकिन टैक्स लगाने से पहले हमें देखेंगे, लेस करेंगे हम लोग इसमें से टैक्स को, क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब इसमें डेप्रिसिएशन कट चुका है, लेकिन अभी बिफोर टैक्स है तो हमें टैक्स काटना है। तो हम लोग इसमें टैक्स करेंगे, माइनस को लेस करेंगे क्या, टैक्स, और टैक्स की रेट कितनी है, 25% है। अब 25% अगर हम लोग टैक्स का निकालेंगे तो पहले 5 लाख का निकालिए 25%, क्योंकि इनकम का हम लोगों को 25% देना है। इनकम कितनी है, 5 लाख। अब 5 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये 4 बार हम लोगों के ये नंबर कट जाएंगे। अब हम लोग अगर इसको काटते हैं 4 से, तो 4 से 4 एकम 4, और ये अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो मतलब इन्होंने टैक्स की बात की है तो वो कितना लग गया है, यहाँ पर टैक्स जो है वो यहाँ पर लगा है 1,25,000। अगर हम लोग इस अर्निंग में से 5 लाख में से अगर हम लोग इसमें से सरकार को टैक्स दे देते हैं 1,25,000 रुपये, तो शेष रुपए हमारे पास कितने बचे, 3,75,000 रुपये। अब ये अर्निंग कैसी है तो इसको भी लिखेंगे। अब ये अर्निंग हमारी कैसी हो गई, तो ये अर्निंग हमारी अब आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गई, आफ्टर डेप्रिसिएशन हो गई, एंड जो बिफोर टैक्स थी अब कैसी हो गई है, तो अब ये भी हमारी आफ्टर टैक्स हो गई है, क्योंकि इस पर भी अब टैक्स लग गया है। ठीक है, अब बात आती है कि लेकिन हमें तो अर्निंग कैसी चाहिए। हमें अर्निंग, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि ऑपरेटिंग जो सेविंग हो वो बिफोर इंटरेस्ट
एंड डेप्रीसिएशन। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की तो बात है ही नहीं, तो बिफोर डेप्रीसिएशन हो और आफ्टर टैक्स हो, तो आफ्टर टैक्स तो हो गया, लेकिन बिफोर डेप्रीसिएशन नहीं है। तो अब हम लोग साइड से कहीं निकालेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे साइड में इनकी डेप्रीसिएशन को निकालेंगे। अब डेप्रीसिएशन की बात करते हैं, और डेप्रीसिएशन की बात करते हैं तो जब डेप्रीसिएशन का अगर डेप्रीसिएशन की दर ना दी गई हो तो हम लोग फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और वो फार्मूला जो है वो है कि कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस साल्वेज वैल्यू, क्या करेंगे माइनस, तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे उसकी जो साल्वेज वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, साल्वेज वैल्यू, और हम लोग इसमें भाग देंगे, किसका भाग देंगे, तो हम लोग भाग देंगे वर्किंग लाइफ का। किसका भाग देंगे, तो हम लोग इसमें भाग देंगे वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। लिखने को हम लोग हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो मशीन की लागत माइनस अवशेष मूल्य और भाग देंगे हम लोग अनुमानित जीवन काल, इस प्रकार से। लेकिन हमने उसमें यूज नहीं किया है, हमें तो डेप्रीसिएशन निकालना है। और डेप्रीसिएशन में मशीन की लागत कितनी थी, तो मशीन की जो लागत थी वो थी 16 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 16 लाख। सालवेज वैल्यू कितनी है, 1,60,000, मतलब कि 20 साल बाद मशीन का जो रेट है वो 1,60,000 हो जाएगा। और वर्किंग लाइफ मशीन की कितनी है, तो वो है 20 साल। अगर हम लोग 1,60,000 में से अगर हम लोग 16 लाख में से 1,60,000 को माइनस करते हैं तो वो हमारा जो वैल्यू है जाएगी, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो अगर हम लोग उस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आ जाएगी 14 लाख हम लोगों की 40,000, और उसमें भाग देंगे हम लोग कितने का, 20। तो अगर हम लोग 20 का भाग देते हैं तो यहाँ से एक बिंदी इसको कट करेंगे, और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग ह्रास की बात करते हैं कि मशीन की जो प्रतिदिन की जो मतलब कि प्रति वर्ष की जो गिरावट है वो प्रति वर्ष 72,000 रुपये गिर रही है, तो इस प्रकार से डेप्रीसिएशन जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 72,000 रुपये डेप्रीसिएशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें अर्निंग जो बनानी है, हमें अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स बनानी थी। इसी प्रकार से तो बनानी थी हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे, और 5 2 7 7 और 7 14 और यहाँ पर 4, तो ये हम लोगों की कितनी हो गई, तो यहाँ पर 4,47,000 ये हम लोगों की मशीन की मतलब कि अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ये यहाँ पर अर्निंग हम लोगों को मिल गई है। तो यहाँ पर ये हम लोगों की ऑपरेटिंग सेविंग है या अर्निंग है। अब हम लोग पे बैक पीरियड की बात करते हैं। पे बैक पीरियड की बात करते हैं। अब पे बैक पीरियड की बात करते हैं। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट कितना किया है, नेट इन्वेस्टमेंट, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग कि हम लोग प्रति वर्ष कितना कमाते हैं। तो फिलहाल इस साल हम लोगों ने कितना कमाया है, ऑपरेटिंग सेविंग जो है हमारी 20 सालों में ऑपरेटिंग जो सेविंग है, मतलब कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 4,47,000 से कम कहीं ज़्यादा इस प्रकार से होता रहता है, क्योंकि हमें 1 साल का निकालना है। इस साल का पे बैक पीरियड के मतलब कि इसी हिसाब से अगर हम लोग 4,47,000 से इस हिसाब से अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हम लोग 16 लाख रुपए कब तक अपने हम लोग वापस कर लेंगे, पे बैक कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सेविंग है, ठीक है, या फिर अर्निंग हम लोग भी लिख सकते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब हमारे पास इस वर्ष जो आया है पैसा वो कितना आया है, 4,47,000, या ऑपरेटिंग सेविंग भी इसको कह सकते हैं, इनफ्लो, ठीक है। चलो, पैसा हम लोगों ने जो मूल्य लगाया था, इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 16 लाख रुपए, और इस साल हम लोगों ने कैश इनफ्लो हमारा कितना है, 4,47,000।
तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं और अगर हम लोग इसमें से यहाँ से कैलकुलेटर का यूज करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर भाग देना है 1600 और डिवाइड करना है हम लोगों को कितने से, 447 से। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 3.57, तो यहाँ पर 3.579 हम लोगों का आ जाता है। और 9 की वजह से अगर हम लोग इसको बदलना चाहें तो 3.58 हम लोगों का हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों ने 3 वर्षों में और कुछ दिनों में, 3 वर्ष और कुछ दिनों में हम अपना पैसा जो है वो पे बैक कर लेंगे, मतलब कि वापस कर लेंगे। तो ये है हमारा पे बैक पीरियड मेथड। तो यही आंसर में लिखा हुआ है कि 3.58 वर्ष हम लोगों को लगेंगे, मतलब 3 वर्ष तो पूरे लगेंगे और कुछ दिन लगेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसके आंसर की बात यहाँ पर कर सकते हैं कि ये है हमारा पे बैक पीरियड मेथड। अगर आप लोगों को मेरी जो प्रयास है, मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं ऐसे ही आगे आप लोगों के लिए क्लासें लेकर आने वाला हूं। अगर कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आती है या नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को कोई भी बात है जो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इनके पेबैक पीरियड के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।